नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2008 के मुंबई हमलों की। 26 नवंबर 2008, वो तारीख जब मुंबई पर एक भयानक आतंकी साया पड़ा जो अगले 4 दिनों तक रहा। जी, ये हमले अचानक नहीं हुए थे। हमारे पास जो रिपोर्ट्स और दस्तावेज हैं, वो बताते हैं कि ये एक सोची समझी और काफी हद तक बाहर से संचालित साजिश थी। हाँ, और आज हम इन्हीं स्रोतों के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे कि उस हमले का पूरा ताना बाना क्या था, कैसे उसे अंजाम दिया गया। बिल्कुल, सिर्फ घटनाएं दोहराना नहीं, बल्कि उसके पीछे की प्लानिंग, सुरक्षा बलों का जवाब और जो सबक मिले, उन पर बात करना जरूरी है। तो शुरुआत करते हैं 26 नवंबर की रात से। 10 आतंकवादी छोटी नावों में कोलावा के पास समुद्री तट पर उतरे। हाँ, कहते हैं कुछ मछुआरों को शक भी हुआ था। उन्होंने शायद पुलिस को इत्तला भी दी। लेकिन शायद उस वक्त खतरे की गंभीरता का अंदाजा नहीं लगाया जा सका। शायद। और उतरते ही ये लोग वो अलग-अलग ग्रुप्स में बट गए और मुंबई की जानी-मानी जगहों को निशाना बनाया। कौन कौन सी जगह थी वो? मुख्य निशाने थे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यानी CSMT, लियोपोल्ड कैफे, ताज होटल, ओबेरॉय ट्राइडेंट, कामा अस्पताल और नरीमन हाउस, जो एक यहूदी सेंटर था। मतलब भीड़-भाड़ वाली जगह और कुछ प्रतिष्ठित इमारतें। बिल्कुल, एक साथ कई जगहों पर हमला। साफ था कि मकसद सिर्फ तबाही मचाना नहीं, बल्कि शहर को ठप करना, डर फैलाना और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का ध्यान खींचना था। CSMT स्टेशन पर जो हुआ वो तो बहुत भयानक था। हाँ, अजमल कसाब और इस्माइल खान, AK-47 से अंधाधुंध फायरिंग। कितने लोग? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से वहां करीब 58 लोग मारे गए और 100 से ज्यादा घायल हुए। वहीं पर वो रेलवे अनाउंसर थे ना, विष्णु जेंडे, जिन्होंने कई जानें बचाई। जी हाँ, उनकी सूझबूझ की काफी तारीफ हुई थी। उन्होंने अनाउंसमेंट करके लोगों को सचेत किया। अच्छा, CSMT के बाद कसाब और खान कहाँ गए? वो कामा अस्पताल की तरफ बढ़े और इसी दौरान उनकी मुठभेड़ पुलिस टीम से हुई। और वहीं पर ATS चीफ हेमंत करकरे और दूसरे अफसर शहीद हुए थे। जी, हेमंत करकरे, विजय सालस्कर, अशोक कामटे और फिर कांस्टेबल तुकाराम ओंबले। उन्होंने निहत्ते ही कसाब को पकड़ने की कोशिश की। हाँ, और उसी में वो शहीद हो गए, लेकिन उनकी वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। बिल्कुल, इस्माइल खान वहीं मारा गया था, पर कसाब का पकड़ा जाना जांच के लिए बहुत अहम साबित हुआ। और दूसरी जगहों का क्या हाल था? लियोपोल्ड कैफे। वहां भी हमला हुआ, करीब 10 लोगों की जान गई। वो भी एक बहुत पॉपुलर जगह थी, विदेशियों में भी। और ताज और ओबोय होटल्स, वो तो जैसे घेराबंदी में आ गए थे। हाँ, वहां स्थिति बहुत गंभीर थी। गोलीबारी, धमाके, लोगों को बंधक बना लिया गया था। कई विदेशी नागरिक भी फंसे थे उसमें। और नरीमन हाउस, वहां भी बंधक संकट था शायद। जी, नरीमन हाउस में भी आतंकवादी घुस गए थे और लोगों को बंधक बना लिया था। वहां फिर NSG को ऑपरेशन करना पड़ा। हेलीकॉप्टर से उतरे थे कमांडोज, है ना? हाँ, NSG कमांडोज को छत पर उतरना पड़ा। वो ऑपरेशन भी बहुत मुश्किल था। हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट उसी ऑपरेशन में शहीद हुए। दुखद रूप से 2 आतंकवादी मारे तो गए, लेकिन वो रैबी गैब्रियल हॉल्सबर्ग और उनकी पत्नी रिवका समेत 6 बंधकों को पहले ही मार चुके थे। तो सुरक्षा बलों की तरफ से जवाबी कार्रवाई कैसे हुई? कौन कौन शामिल था? देखिए, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस और ATS ने मोर्चा संभाला, फिर नौसेना के मार्कोस कमांडोज भी आए और आखिर में दिल्ली से NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीमें पहुंची। NSG का ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो, वो ताज होटल के लिए था ना? जी हाँ, ताज होटल में जो आतंकवादी घुसे हुए थे उन्हें निकालने के लिए NSG ने ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो चलाया। ये आखिरी और सबसे लंबा चलने वाला ऑपरेशन था। और इसी ऑपरेशन में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। हाँ, मेजर संदीप उन्नीकृष्णन इसी ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए। वो टीम को लीड कर रहे थे। आखिरकार कब तक सब कुछ नियंत्रण में आया? 29 नवंबर की सुबह तक, मतलब लगभग 3 दिन बाद सभी जगहों को सुरक्षित घोषित किया गया। कसाब को छोड़कर बाकी 9 आतंकवादी मारे जा चुके थे। ये हमलावर, जैसा आपने कहा, लश्कर-ए-तैयबा के थे, पाकिस्तान से। हाँ, ये बात कसाब के बयानों और बाद की जांच से साफ हुई। कसाब ने बताया कि वो LNT का सदस्य है और पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स उन्हें निर्देश दे रहे थे। और पाकिस्तान ने शुरू में तो मना किया था, पर बाद में मान लिया कि कसाब उनका नागरिक है। जी, अंतर्राष्ट्रीय दबाव और सबूतों के बाद उन्हें मानना पड़ा। इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड ज़कीउर रहमान लखवी को माना गया। उसका क्या हुआ? उसे पाकिस्तान में गिरफ्तार तो किया गया,
लेकिन बाद में 2015 में जमानत पर रिहा कर दिया गया। इन हमलावरों की ट्रेनिंग के बारे में क्या पता चला? ये तो बहुत ट्रेंड लग रहे थे। बिल्कुल, ट्रेनिंग बहुत व्यापक थी। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इन्हें महीनों तक पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास ट्रेनिंग दी गई। इसमें सिर्फ हथियार चलाना नहीं था। और क्या क्या शामिल था? मनोवैज्ञानिक कंडीशनिंग, मतलब ब्रेन वॉश करना, फिर कॉम्बैट स्किल्स, विस्फोटक बनाना और इस्तेमाल करना, समुद्री रास्ते से घुसपैठ करना, जीपीएस चलाना, शहरी लड़ाई लड़ना, सब कुछ। क्या इसमें पाकिस्तानी सेना या आईएसआई की मिलीभगत की भी बात सामने आई? कुछ रिपोर्ट्स और अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट्स ने इस तरफ इशारा जरूर किया है। कहा जाता है कि इस स्तर की ट्रेनिंग और लॉजिस्टिकल सपोर्ट बिना किसी सरकारी एजेंसी की मदद के मुमकिन नहीं था, लेकिन इसे साबित करना मुश्किल रहा है। इस पूरे हमले में कुल नुकसान कितना हुआ? जानें कितनी गई? आंकड़े थोड़े अलग-अलग हैं अलग अलग स्रोतों में, पर मोटे तौर पर 170 के आसपास मौतें हुई और 300 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसमें भारतीय नागरिकों के अलावा विदेशी भी थे। हाँ, कई देशों के नागरिक मारे गए, अमेरिकी, इजरायली, ऑस्ट्रेलियाई, कनाडाई, फ्रेंच, ब्रिटिश और भी, और हमारे 11 सुरक्षाकर्मी भी शहीद हुए। मुंबई के लिए ये पहला आतंकी हमला नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुंबई ने पहले भी बहुत कुछ झेला है। 1993 के सीरियल ब्लास्ट, फिर 2002-2003 में कई छोटे बड़े धमाके और 2006 के ट्रेन ब्लास्ट, जिनमें 200 से ज्यादा जानें गई थीं। और उनमें से कई के तार भी एलईटी या सीमी जैसे संगठनों से जुड़े थे। जी हाँ। तो 26/11 के बाद क्या बड़े बदलाव हुए सुरक्षा के लिहाज से? एक तो कसाब पर मुकदमा चला, उसे सजा हुई। दूसरा, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य स्तर पर एक नई कमांडो फोर्स बनाई, फोर्स 1, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से तेजी से निपटा जा सके। और हर साल 26/11 को शहीदों और पीड़ितों को याद किया जाता है। तो अगर हम इस पूरी घटना को देखें, एक बेहद सोची समझी विनाशकारी साजिश थी। निश्चित रूप से इसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। ये दिखाया कि कैसे सीमा पार ट्रेनिंग पाए आतंकवादी इतनी आसानी से आकर एक बड़े शहर को दिनों तक बंधक बना सकते हैं। सुरक्षा बलों ने बहादुरी से मुकाबला किया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसने हमारी तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए। हाँ, इसने कई कमजोरियों को उजागर किया और ये भी दिखाया कि आतंकवाद का खतरा कितना जटिल और लगातार बदलता रहता है। और शायद ये सोचने पर मजबूर करता है कि इस तरह के हमलों, जिनकी योजना इतनी गहरी हो, ट्रेनिंग इतनी आधुनिक हो और जिसमें बाहरी मदद की संभावना हो, उनसे निपटने के लिए जो निरंतर सतर्कता और तैयारी चाहिए, क्या वो आज हमारे पास है? ये एक बड़ा सवाल है।